Then 10% price drop, flat 20% off, along with extra fee months are available for all the batches of 2024 and 2025. एक सिंगल एक्सेलरेट बैच लॉन्च किया हुआ है हमने गेट ईएससी PSUs 2024 और 2025 के लिए। 11 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम 11 दी बैच स्टार्टिंग। जो लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं 24 और 25 के लिए कैन एनरोल फॉर दिस बैच। इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दी बैचेस। डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाएंगे आपको। यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू द डिजिटल नोट्स, होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको अलॉन्ग विद दिस यू विल बी गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 5500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बैचेस 24-25 दोनों के लिए है। टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है? अगर टॉपिक की बात करें, इस पर स्टार्ट हो रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और साथ में आई विल बी टेकिंग दी ओरिएंटेशन सेशन ऑल्सो। मैं एक ओरिएंटेशन सेशन भी ले लूँगा इसके अंदर। देन इफ़ यू गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। यू विल बी गेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स विद इन 15 days। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रिटन बाय मी ओनली। मोस्टली जो बुक्स है मैंने लिखी हुई हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बुक्स हैं इसके अंदर। सो सेट ऑफ बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल बुक्स विल बी अवेलेबल। No cost EMI and 0% interest on the loan is also available if you go for the subscription. देन स्कॉलरशिप टेस्ट भी है गेट और ईएससी की 13 अगस्त को। डू एनरोल फॉर दिस। इसका जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और जनरल एप्टीट्यूड है। देन 20 क्वेश्चन विल बी देयर, 30 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स दिए जाएंगे। यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप इन दिस। आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो 11 तारीख को जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। आप उस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विल कंटिन्यू। सो विल कंटिन्यू। प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तो एक और प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम स्टार्ट कर देंगे डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो एक और प्रॉब्लम करते हैं, देन विल स्टार्ट द डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के बाद अगला टॉपिक हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। सो विल डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम इन दिस। तो एक और प्रॉब्लम की एनालिसिस करते हैं। प्रॉब्लम सेज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, the stress strain curve of concrete, the stress strain curve of concrete is given. Find the moment of resistance. Find the moment of resistance. Find the moment of resistance of cross section. Find the moment of resistance of cross section if partial factor of safety for steel is 1.15. So partial factor of safety for steel is 1.15. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको दे रखी है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज गिवन टू यू। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो फिर से मॉडिफाइड है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अगेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज मॉडिफाइड। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम अज्यूम करके चलते हैं वो नहीं है। तो जितने पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के अंदर वो सारे मैंने करा दिए। तो कम से कम ये प्रॉब्लम तो गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। सो एटलीस्ट दिस प्रॉब्लम शुड नॉट बी लेफ्ट आउट। सो स्ट्रेस स्ट्रेन, सो कंक्रीट का है, कंक्रीट का है, दिस इज 0.0015, this is 0.003, so 0.003, this is 0.45 FCK, so 0.45 FCK, and this is 0.3 FCK. So this is the stress strain diagram. स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये है हमारा। स्ट्रेस कौन सी कंपनी का है इस पे भी डिपेंड करेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हाँ बिल्कुल, अगर राणा एंड राणा कंपनी का है तो पैराबोलिक होगा, अगर अमृत एंड अमृत कंपनी का है तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी।
सो दिस इज द सेक्शन विच इज गिवन टू यू, ये सेक्शन गिवन है आपको। तो ये सेक्शन आपको दिया हुआ है। सो एज पर दी सेक्शन, जो सेक्शन है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। सो वट एवर सेक्शन इज गिवन टू यू, अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन इज टू बी कैरिड आउट। तो आपको 4 बार दिए हुए हैं 25 mm डायमीटर के। हंस हंस के पेट दुख गया, क्यों, क्या हुआ इसमें, हंसी वाली बात क्या थी? चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या है, चेक दी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। एम इज टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मुझे पहले लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस पता होनी चाहिए, फिर मुझे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस पता होनी चाहिए ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, सो दैट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस और ओवर रीइंफोर्स्ड। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट व्हील डिजाइन, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी। कंक्रीट ले लो, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, Fe415 स्टील। तो पहले मुझे क्या चाहिए, एक्सयू लिमिटिंग चाहिए, फिर एक्सयू चाहिए, फिर मैं टाइप ऑफ सेक्शन को एनालाइज करूंगा। जब मेरे को सेक्शन पता चल जाएगा उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो एक्सयू और एक्सयू लिमिटिंग निकालने के लिए चेक करना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। अवर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज नॉट स्टैंडर्ड। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, दोबारा से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगेन यू हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन। तो पहले एक्सयू लिमिटिंग निकालनी पड़ेगी, फिर आपको स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का एरिया निकालना पड़ेगा। स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का एरिया निकालने के बाद आपको एक्सयू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेक्शन कौन सा है, और उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सारा प्रोसेस वही चलेगा। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नोट कर लिया होगा। सो सॉल्यूशन, मैं वापस से कल जैसे अप्रोच अडॉप्ट करी थी वही अप्रोच अडॉप्ट कर रहा हूँ कि एक ही लाइन में आपको सारी चीजें दिख जाए। इन अ सिंगल रो ऑल द एस्पेक्ट्स कैन बी विजिबल, स्ट्रेन डायग्राम भी आ जाए, स्ट्रेस डायग्राम भी आ जाए। सो दिस इज अवर स्टील, ये हमारी स्टील है। डायमेंशंस पीछे लिखी हुई है तो दोबारा डायमेंशंस मेंशन नहीं कर रहा हूँ। डायमेंशंस आर रिटन, सो अगेन आई विल नॉट बी नोटिंग द डायमेंशंस। सो दोबारा से डायमेंशंस को नोट नहीं करूंगा मैं। आई विल नोट द डायमेंशंस, नॉट नोट द डायमेंशंस अगेन। सो स्ट्रेन डायग्राम, पहले स्ट्रेन डायग्राम की बात करें। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द स्ट्रेन डायग्राम। एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेन कितना दे रखा है आपको? तो अब एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? एक्सट्रीम फाइबर द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इज गिवन टू बी हाउ मच? अब जो केस है हमारा, इसमें एक्सट्रीम फाइबर के अंदर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है 0.003, इट इज नॉट 0.0035, ध्यान रखना इस चीज का। सो 0.003, फिर आपको एक वैल्यू 0.015 भी दे रखी है, 0.015 है, 0.0015 है। सो 0.0015 है, सो 0.0015 है, तो बीच में स्ट्रेन कितना है? 0.0015, तो 0.0015 है। क्लियर है? स्ट्रेस डायग्राम इसमें कैसे दे रखा है? स्ट्रेस डायग्राम आपकी स्ट्रेट लाइन है, पर दोनों लाइनों की स्लोप क्या है? अलग अलग है। दोनों लाइनों की स्लोप क्या है? अलग अलग है। इनिशियली स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप कम हो रही है। व्हाट अबाउट दी स्ट्रेन इन स्टील? स्टील के अंदर स्ट्रेन कितना लेके चलेंगे? तो अगर लिमिटिंग डेप्थ निकालनी है तो स्टील के अंदर स्ट्रेन इन जनरल अगर लेके चलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FY बाय ES। तो ये तो जनरल बात हुई हमारी। तो ये हमारी XU। सो दिस इज XU। आगे मेरे को जब एरिया निकालना होगा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का, मेरे को इन पैरामीटर्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो X1 X2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे।
लो डिस्क स्पेस, यू आर रनिंग आउट ऑफ, मैनेज योर स्टोरेज, क्लोज, डिस्क स्पेस खत्म हो रही है, मैसेज आया है। ठीक है भैया, क्लास के बाद देखते हैं। सो x1 x2, अब अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ दी स्ट्रेस डायग्राम, क्लास बंद तो नहीं हो जाएगी इसकी वजह से? डिस्क स्पेस खत्म हो रही है, इसकी वजह से क्लास खत्म तो नहीं हो जाएगी? सो 0.87 FI बंद हो जाए तो परेशान मत हो ना, मेरे को पता नहीं है क्लास बंद होगी या नहीं होगी इसकी वजह से। सो दिस इज द स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। तो स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है, पर दोनों लाइनों की स्लोप अलग अलग है, दोनों लाइनों की स्लोप अलग अलग है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस 0.45 FC के, और यहाँ पर वैल्यू है 0.3 FC के। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू यू, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है सवाल के अंदर। तो मैंने स्ट्रेस डायग्राम भी बना दिया, स्ट्रेन डायग्राम भी बना दिया, आई हैव ड्रॉन स्ट्रेन डायग्राम, आई हैव ड्रॉन स्ट्रेस डायग्राम, दोनों चीजें कैलकुलेटेड है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के ऊपर 1.15 है, तो हमने 0.87 FI लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी मैंने। अगर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के ऊपर चेंज कर देता तो आपको 0.87 भी चेंज करना पड़ जाता, तो हो सकता है इसको भी चेंज करना पड़ जाता, अभी चेंज नहीं किया हमने, प्रेजेंटली वी हैव नॉट चेंज इट। चलो अब पहले कैलकुलेट करते हैं क्या, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो फर्स्ट वील कैलकुलेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले हम निकाल रहे हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैसे निकालें? पॉइंट मार्क किए, A B C D E F G। तो ए पार्ट फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी लगाई ट्राइंगल्स की, 0.003 अपॉन XU लिमिटिंग, दिस इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87 FI by ES divided by D minus XU limiting। तो D minus XU limiting। सर इसमें 0.002 स्ट्रेन पर स्ट्रेस निकाल कर नहीं सॉल्व कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएशन है ही नहीं वो। तो यहाँ पे जब वेरिएशन ही नहीं दे रहे कि आपको कैसे सॉल्व करोगे उसे निकाल के? पैराबोलिक वेरिएशन थोड़ी ना कि 0.002 तक पैराबोलिक है, उसके बाद हमारी कांस्टेंट है, तो जो वेरिएशन दे रखी है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करो, सो 0.003 अपॉन XU लिमिटिंग, दिस इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.87, FI की वैल्यू कितनी है 415, डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय D की वैल्यू कितनी है 650, माइनस XU लिमिटिंग। जरा सॉल्व करना और XU लिमिटिंग निकाल के बताना मुझे कितना आ रहा है। काइंडली सॉल्व इट and give me the value of XU limiting। So limiting depth of neutral axis कितनी आ रही है बेटा? वैल्यू निकालो ना सीधा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, बिल्कुल सही बात है, वैल्यू निकाल के दो XU लिमिटिंग की। आदित्य पुरोहित बोल रहा है 308, अभिषेक बोल रहा है 286, राहुल बोल रहा है 308, दो लोगों का 308 आया तो मैं 308 लिख रहा हूँ। अभिषेक एक बार क्रॉस वेरीफाई करना। सर स्टील में स्ट्रेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0.02 प्लस 85 S5ES, तो ऐसे ही अंडर इन्फो सेक्शन हुआ ना। ये जनरल डायग्राम है बेटा, अभी बनाया है बस मैंने, ये जनरल डायग्राम है, इट्स द जनरल डायग्राम। अभी पता नहीं है सेक्शन कैसा है कैसा नहीं है, तभी तो मैंने XU लिखा हुआ है यहाँ पे। XU की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू ऑफ XU में भी है नहीं। सर मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा, पुरानी वाले क्लासे लगाओ तभी समझ में आएगा। तो समझने वाली वह चीज भी नहीं है एक बार में, अगर बीच में क्लास आ रहे हो कुछ बात समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ गई, दिस इज द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसके बाद मुझे x1 x2 निकालना पड़ेगा टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक। तो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया निकालने के लिए मुझे x1 x2 निकालना है। अगले पेज पे गया, बी पार्ट, अगेन फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी लगाई, 0.003 डिवाइड बाय XU, तो हम बोलेंगे 0.003, सो 0.003 डिवाइड बाय XU, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.0015 डिवाइड बाय x2। जरा निकाल के बताना x2 की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 कमिंग आउट? 1/2 XU फॉर बोथ,
चलो ठीक है, सो 1/2 XU यानी 0.5 XU और X1 भी कितना है 0.5 XU, तो X1 X2 दोनों 0.5 है। चलो ठीक है, अब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकाल सकते हो। ये एरिया है हमारा A1, ये एरिया है हमारा A2। A1 A2 एरिया कैलकुलेट करना है आपको, ये टू कैलकुलेट एरिया A1 A2। A1 एरिया ट्रेपेजियम है, A2 एरिया ट्राइंगल है, 286 आ रहा है। क्रॉस वेरीफाई करना, क्या चीज निकाल रहे हो, एक्सयू लिमिटिंग 286 आ रही है, ये एक्सयू लिमिटिंग 286 बोल रहे हैं कुछ लोग, एक्सयू लिमिटिंग 286 बोल रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई करना। समवन इज सेइंग एक्सयू लिमिटिंग इज 286। एक्सयू लिमिटिंग इज 286, क्रॉस वेरीफाई करना है इसको। इसमें भी दो दो लोग आंसर दे रहे हैं, कैसे पता करेगा? क्या आंसर लिखूं, 308 लिखूं या 286 लिखूं? शुड आई राइट 286, शुड आई राइट 308? ये वैल्यू सही डालना, 650 है, अफेक्टिव डेप्थ इज 650 नॉट 700। हो सकता है इसमें गलती कर रहे हो, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.003 है, 0.0035 नहीं है, इट इज नॉट 0.0035। डिसाइड करो आपस में क्या आ रहा है, फिर लिखो। 286 आ रहा है, 3 बार क्रॉस चेक कर लिया 650 के साथ, 286 लिखिए सर। भाई 308 वाले एक बार चेक कर लो, सब लोग बोल रहे हैं 286 है, 286 है, सो 286.5। ठीक है, मैंने चेंज कर लिया, आप लोग बोल रहे हैं 286 है, बाबूलाल ने भी बोल दिया 286 है, ठीक है 286 है। वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन से कंसेप्ट बताना है आपको मुझे, आई हैव टू डिस्कस द कंसेप्ट। 308 700 mm से, सॉरी, चलो ठीक है, ये जो 308 वाले हैं उन्होंने 700 mm से निकाला है, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो X1 X2 निकाल लिया। A1, अब जरा देखना, A1 इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, A1 हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। भैया हटो तुम बीच में से। A1 is the area of trapezium, half sum of parallel sides into distance between them, 0.3 0.45 FCK, so half sum of parallel sides 0.3 FCK plus 0.45 FCK into distance between them is 0.5 XU। जरा कलेक्ट करके बताना कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जरा कोफिशिएंट कलेक्ट करके बताना। एरिया A1, व्हाट इज द कोफिशिएंट कमिंग आउट? सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, पूरा कोफिशिएंट कितना आ रहा है? What is area A1 coming out? एरिया ट्रेपेजियम का है, A1 is the area of trapezium, 0.1857। क्रॉस वेरीफाई कर देना सब लोग, 0.1857 है, 0.1875 FCK XU, 0.1875, ठीक है, यही आ रहा है सबका। सो FCK XU, तुम क्यों आ गए? FCK XU, और दूसरा A2 कितना आ रहा है? A2 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, तो वो मैंने पहले लिख दिया, हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा कितना आ रहा है? सो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, 0.1875 प्लस दूसरा कितना है? सेकेंड है 0.075, 0.075 FCK XU, सो 0.075 FCK XU। टोटल एरिया कितना हुआ? What is the total area coming out? 0.2625, total area है 0.2625, so total area is 0.2625, so total area is 0.2625 FCK XU, 0.2625 FCK XU। ये हमारी टोटल एरिया आ गई। अब मुझे निकालनी होगी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो फॉर एक्चुअल लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या करेंगे? कंप्रेशन बराबर टेंशन कर देंगे। कंप्रेशन कितना होगा? एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम 0.2625 FCK XU into B, this is equal to 0.87 FY into AST। जरा XU निकालना कितनी है? 0.87415। एरिया ऑफ स्टील 4 बार है 25 mm के,
So 4 into pi d square by 4. 4 into pi d square by 4 divide by so divide by 0.2625 m20 into b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 350, तो b की वैल्यू है 350। xu निकाल के बताना कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xu कमिंग आउट? तो जितनी वैरायटी के प्रॉब्लम थे मैंने सारे करा दिए आपको। 385.8, सो 385.8 mm ये हमारी वैल्यू आई है xu की, और xu लिमिटिंग कितना था? 286.5। तो xu की वैल्यू xu लिमिटिंग से क्या आ रही है? xu की वैल्यू xu लिमिटिंग से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। सो xu इज मोर देन xu लिमिटिंग, सेक्शन कैसा हो गया? So XU is more than XU limiting, section is over reinforced. So we'll say section is over reinforced. अब अगर section over reinforced है, if the section is over reinforced, तो इसका मतलब आपने जो XU निकाली है वो करेक्ट नहीं निकाली हुई है, क्योंकि XU निकालने के लिए आपने स्टील में स्ट्रेस कितना मान लिया? 0.87 FY मान लिया। पर क्या एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए आपको डाटा दे रखा है? क्या टेबल गिवन हो या कोई कर्व गिवन हो? तो ओवर इन्फो सेक्शन है, मुझे दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दोबारा से कैलकुलेशन के लिए मुझे स्टील के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, पर क्योंकि ये गिवन नहीं है, आप क्या करोगे? कल बताया था ये कंसेप्ट मैंने। अगर मुझे यहाँ पे डाटा दे देता तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करता आइटरेशन लगा के, पर क्योंकि डाटा गिवन नहीं है, मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए कैलकुलेट कर लूंगा? लिमिटिंग सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लूंगा। सो आई विल से सिंस डाटा is not given to compute FST की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं दी हुई है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लिमिटेड टू दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। तो आप क्या करोगे? बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लीवर आर्म की रिक्वायरमेंट होगी। लीवर आर्म के लिए क्या निकालना पड़ जाएगा आपको? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लीवर आर्म व्हाट इज रिक्वायर्ड? लीवर आर्म निकालने के लिए आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स निकालनी पड़ जाएगी। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लीवर आर्म, तो लीवर आर्म कैलकुलेट करने के लिए ये मेरा टोटल कंप्रेसिव फोर्स है। लेट सपोज दिस इज अवर कंप्रेसिव फोर्स एंड दिस इज अवर टेंसाइल फोर्स। तो मुझे ये लीवर आर्म निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट दिस लीवर आर्म। तो ये कंप्रेसिव फोर्स है C, और ये हमारी लीवर आर्म है। दिस इज अवर लीवर आर्म। दिस इज अवर टेंसाइल फोर्स T, ये हमारा टेंसाइल फोर्स T है। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि कंप्रेसिव फोर्स कितनी दूरी पे लग रहा है फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर। फॉर दैट आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y बार। मुझे ये y बार निकालना पड़ेगा। आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस y बार। तो आपको ये y बार निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, बिल्कुल सही बात है। लीवर आर्म निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। तो जो भी स्टेटमेंट्स आप सबने दी है बिल्कुल सही दी है। इसका मतलब ये जानकारी है आपके पास। जानकारी है तो y बार निकाल लो। अब यू हैव टू कैलकुलेट द y बार। y बार कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ एरिया ले लेंगे। तो A1 का मोमेंट लोगे टॉप फाइबर के लिए अगेंस्ट, A2 का मोमेंट ऑफ एरिया लोगे टॉप फाइबर के रिस्पेक्ट में। तो A1 A2 का मोमेंट ऑफ एरिया लिया जाएगा टॉप फाइबर के एक्सपेक्ट में। अब A1 क्या है हमारा? A1 है हमारा ट्रेपेजियम, ध्यान रखना है इस चीज का। सो नाउ we'll say A into y bar, this is equal to A1 y1 bar, A2 y2 bar। ट्रेपेजियम की CG कहां पर होती है? ट्रेपेजियम की CG कहां पर होती है? अब कुछ लोगों को हो सकता है जानकारी नहीं हो, जिनको है बहुत अच्छी बात है। तो ट्रेपेजियम की CG निकालनी है हमें। We have to calculate the CG of the trapezium। तो ये CG है ट्रेपेजियम की। This is the CG of the trapezium।
तो CG ऑफ ट्रेपेजियम y बार, लेट अस सपोज A, और इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको B बोल दो, दिस इज H। तो CG कहां पर होती है? y बार होती है B प्लस ट्वाइस ऑफ A। जिस भी साइड से आपको CG की दूरी निकालनी है उसके अपोजिट वाली साइड का दुगना, अपॉन A प्लस B इंटू H बाय 3। सो अपॉन A प्लस B इंटू H बाय 3। सो अपॉन A प्लस B इंटू H बाय 3। तो जिस साइड से आपको CG की दूरी निकालनी है उसके अपोजिट वाली साइड का दुगना होता है। तो उसके अपोजिट वाली साइड का दुगना होता है। तो मैंने इसको A बोला, इसको B बोला हुआ है, उसके दूसरे वाले का डबल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैलकुलेट करके बताओ y बार। तो मुझे y बार निकालनी है। तो एरिया A1 तो निकाल रखा है आपने। A1 कितना निकाला हुआ है? 0.1875। तो A1 है 0.1875। दिस इज A1। तो A1 निकाल लिया। इसकी दूरी निकाल ली है मुझे 0.45 वाली साइड से। तो 0.45 वाली साइड से तो निकालते हैं 0.45 वाली साइड से। सो 0.45 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.3, जरा देखना कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही है। 0.45 प्लस 0.3 इंटू H बाय 3। H कितना है हमारा? H है हमारा 0.5 बाय 3। FC के XU मैंने बाहर निकाल लिया। FC के XU मैंने बाहर निकाल लिया। नेक्स्ट A2 की दूरी, A2 की दूरी होगी H बाय 3 पे। तो H बाय 3 कितना है हमारा? पहले तो A2 की वैल्यू कितनी है? 0.075। A2 की वैल्यू है 0.075 इंटू H बाय 3। H बाय 3 कैसे निकाले? हाउ टू कैलकुलेट H बाय 3? H बाय 3 है हमारा 0.5, तो ऊपर से डायरेक्टली नीचे आ गया, प्लस 0.5 बाय 3। तो प्लस 0.5 बाय 3 डिवाइड बाय टोटल एरिया। डिवाइड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है हमारा? टोटल एरिया है 0.2625। सो डिवाइड बाय 0.2625। कैलकुलेट करना y बार कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बार? जरा कैलकुलेट करके बताना y बार कितना है। प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल सवाल नहीं है। इट इज नॉट द स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल प्रॉब्लम। What is the lever arm coming out? लीवर आर्म आई किसकी? 0.357। सो 0.357। सो y बार कम्स आउट टू बी 0.357। 0.357 XU। सबका ये आ रहा है 0.357 XU। 2-3 लोगों का आ गया तो मैंने वही लिख दिया। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स कितना है हमारा? कंप्रेसिव फोर्स है हमारा 0.2625। 0.2625 FCK इंटू XU इंटू B इंटू D माइनस XU। XU की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। विल पुट XU लिमिटिंग। सो 0.2625 FCK 20 है। XU लिमिटिंग कितना निकाला है आपने? 286.5। सो 286.5। B की वैल्यू है 350। D की वैल्यू है 650। सो D माइनस वैल्यू कितनी निकली पीछे? 0.357। 0.357 XU। सो 0.357 इंटू 286.5। निकालो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इंटू 10⁻⁻6। हाँ चेंज कर दिया मैंने। आई हैव चेंज इट। दिस इज द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम।
तो जो सवाल हमें गिवन है उसके लिए आपको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। आ रहा है किसी का रिजल्ट? 68.46 क्रॉस वेरीफाई करना। somebody cross verify what is the result coming out? क्रॉस वेरीफाई करना। 288 288.34 so 288.34 288.34 किलो न्यूटन मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये हमारी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब पूरे सवाल में से कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए। अब एक सवाल था पर सारे कंसेप्ट एक साथ यूज हो गए। इन अ सिंगल प्रॉब्लम ऑल द कंसेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड साइमल्टेनियसली। नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उस पर किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलिए, तो ये तो हमारी एनालिसिस खत्म हो गई। दिस इज अवर एनालिसिस दैट वी हैव कंप्लीटेड। अब एनालिसिस खत्म हो गई हमारी, एनालिसिस इज कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं डिजाइनिंग। सो नाउ विल स्टार्ट द डिजाइनिंग ऑफ, अब स्टार्ट किया जा रहा है डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है, क्लास बंद नहीं हुई है। डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। So next of the point of reference is design of singly reinforced section. अब कैसे डिजाइन करें सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन को? आई डिस्कस ऑल दी स्टेप्स, सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। विल डिस्कस ऑल दी स्टेप्स वन बाय वन और फिर उसके बिहाफ पे डिजाइनिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट डिजाइनिंग विल बी कैरिड आउट। तो पहला केस लिया, सो केस वन। केस वन है, आपको सेक्शन की साइज गिवन है और एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो सेक्शन साइज इज गिवन टू फाइंड एरिया ऑफ स्टील। आपको सेक्शन साइज गिवन है, आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्टील निकालना है। क्लियर चीज? अब कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड इट, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस आपको बता रहा हूं। यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको सवाल में भी फॉलो करना है। तो पहला स्टेप, तो स्टेप नंबर 1, यू विल कैलकुलेट द डिजाइन लोड और फैक्टर्ड लोड और अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। तो आपको लोड गिवन है, आप मोमेंट निकाल लोगे। मोमेंट गिवन है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली यूज कर लोगे। तो हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेट डिजाइन बोल दो, फैक्टर्ड बोल दो, अल्टीमेट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे?
फ्रॉम क्या गिवन होगा आपको, आपको सर्विस या वर्किंग या कैरेक्टरिस्टिक्स मोमेंट गिवन होगा। फ्रॉम सर्विस या वर्किंग या कैरेक्टरिस्टिक्स मोमेंट कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो जो आपको वर्किंग मोमेंट दे रखा है, जो आपको सर्विस मोमेंट दे रखा है, जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मोमेंट दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। कितना है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा, दैट इज नोन टू यू। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है पता है हमें, वो डिपेंड करेगा लोड कॉम्बिनेशन के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द लोड कॉम्बिनेशन, कि हम लोड कॉम्बिनेशन कौन सा लेते हैं, बता रखा है आपको शुरू में, विच टाइप ऑफ लोड कॉम्बिनेशन इज टू बी टेकन। तो 1.5 ही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मल्टीप्लाई करोगे और क्या निकाल लोगे, डिजाइन मोमेंट निकाल लोगे। तो सबसे पहली बात तो यही है हमारी, यू विल कैलकुलेट द डिजाइन मोमेंट। अब स्टेप 2, यू विल कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आप लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे फॉर द गिवन सेक्शन। कैसे निकालते हैं वो आपको बता रखा है। सो कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, calculate limiting moment of resistance for given section, for given section। जो भी सेक्शन आपको गिवन है उसका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे, सो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बी डी स्क्वायर। और क्यू की वैल्यू मैंने आपको पीछे बता रखी है, क्यू की वैल्यू मैंने आपको पीछे दे रखी है, द वैल्यू ऑफ क्यू आई हैव डिस्कस्ड। क्लियर है। तो सबके लिए 250 के लिए, 415 के लिए, 500 के लिए आपको क्यू लिमिटिंग की वैल्यू पहले ही दे दी है मैंने। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, चेक करो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है अल्टीमेट, क्या वो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो डबली रीइंफोर्स सेक्शन देंगे, कम है तो हम क्या कर देंगे, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। देयर विल गो फॉर अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। क्लियर है। सो इफ बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इज मोर देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, we'll provide doubly reinforced section। we'll provide जगह है यहाँ पे, हाँ लिखने की जगह है, we'll provide doubly reinforced section। but if ultimate bending moment is less than limiting moment of resistance, we'll provide under reinforced section। हम क्या प्रोवाइड करेंगे, अंडर reinforced section प्रोवाइड कर देंगे। so we'll provide under reinforced section। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, रिपीट करना है इस पे कुछ भी, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उस पे किसी के लिए, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन कैसे निकाला जाएगा कैसे डिजाइन करेंगे, अगला स्टेप 4। तो हम गए स्टेप 4 के अंदर। तो स्टेप 4, जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट आया अल्टीमेट, जो भी आपने डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाला है, उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर दो कहां से, फ्रॉम कंप्रेशन साइड। तो ब्रैकेट में लिखा फ्रॉम कंप्रेशन साइड। तो जो आपकी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है, इसको हम क्या बोल देंगे, 0.36 FCK। सो इट इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 XU। क्लियर है। और यहां से हम XU निकाल लेंगे। फ्रॉम हेयर वी विल कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ XU। XU क्या है हमारा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जैसे ही XU की वैल्यू निकल के आई, आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो। तो स्टेप 5 कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। डिजाइनिंग इज कंप्लीटेड, डिजाइनिंग खत्म हमारी। तो स्टेप 5 कंप्यूट एरिया ऑफ स्टील फ्रॉम कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन। कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर दो। सो 0.36 FCK B into XU, this is equal to 0.87 FY AST। यहां से आप क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे। डिजाइनिंग इज कंप्लीट, डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई। और एक और तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, देयर इज वन मोर मेथड। आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हो। आई कैन सॉल्व बोथ दीज इक्वेशंस और डायरेक्टली मैं आपको रूट बता देता हूं। तो ये दो स्टेप एक स्टेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो और आई कैन से इंस्टेड ऑफ स्टेप नंबर 4 and 5, देखो 4 और 5 में लगा हुआ है कंसेप्ट, और ये ऑल्टरनेटिव मेथड में लगा हुआ है एक्सप्रेशन रटना। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आपको एक्सप्रेशन रटना है,
आपको एक्सप्रेशन रटना है बेटा, एरिया ऑफ सील तो पता ही नहीं है, डिजाइन कर रहे हो ना, एरिया ऑफ सील ही तो निकालना है, तो टेंशन साइड से एरिया ऑफ सील पता नहीं है, कैसे निकाल लोगे एक्स यू की वैल्यू। तो इसलिए फोकस रखो, क्या एम है मेरा, एरिया ऑफ सील निकालना, तो टेंशन साइड से कैसे निकाल लोगे जब एरिया ऑफ सील नहीं पता है। तो 4 और 5 स्टेप के अंदर है हमारा कंसेप्ट। अब ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, इसमें आपको एक्सप्रेशन रटना पड़ेगा, अब वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी एनालाइज करो। सो इंस्टेड ऑफ स्टेप 4 एंड 5 यू कैन से एरिया ऑफ स्टील डायरेक्टली 4 और 5 को सॉल्व करके निकाला है। 0.5 एफ सी के बी इंटू डी अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सो इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 1 माइनस 4.6 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर, एफ सी के बी डी स्क्वायर। तो या तो ये वाला एक्सप्रेशन से निकाल लो एरिया ऑफ सील, ये आप पे डिपेंड करता है। कैन वी यूज, बेटा वही तो बता रहा हूं अमित कुमार में, ये चीज तो बता रहा हूं, मेरी बात पूरी सुनोगे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो या तो स्टेप नंबर 4 और 5 यूज करो, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, नथिंग इज टू बी मक्ड अप, कंसेप्चुअली निकल के आ जाएगा, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा। या स्टेप 4 और 5 की जगह डायरेक्टली आप क्या यूज करो, एक्सप्रेशन यूज करो, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? अब जो भी आपने एरिया ऑफ सील निकाला, इसको आप चेक करोगे कि ये परमिसिबल लिमिट में है या नहीं है। तो अगला स्टेप पेज, तो स्टेप नंबर 6 आखिरी स्टेप। तो स्टेप नंबर 6 एरिया ऑफ स्टील, जो भी आपने एरिया ऑफ स्टील निकाली है उसको चेक करो कि वो परमिसिबल लिमिट में है या नहीं है। ये हमारा कोड बताता है, एरिया ऑफ स्टील इज टू बी चेक्ड फॉर इट्स परमिसिबल लिमिट, फॉर इट्स परमिसिबल लिमिट। हम स्टील को चेक करेंगे उसकी परमिसिबल लिमिट के लिए। क्या है परमिसिबल लिमिट? AST मिनिमम, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के ऊपर कंडीशन है, AST मिनिमम अपॉन BD is greater than 0.85 by Fy. So this is the condition which is being imposed over minimum area of steel. अब minimum area of steel के ऊपर कंडीशन क्यों लगाई हुई है? To prevent the brittle failure. तो अगर आप कम से कम इतना एरिया दे दोगे स्टील का तो ब्रिटल फेलियर तो नहीं होगा। So it is imposed. So should be less than equal to area of steel limiting जो आपने निकाली हुई है। नेक्स्ट 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, 4% ऑफ किसका? ग्रॉस एरिया का। सो 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू। सडन फेलियर हो गया, हाँ सडन फेलियर हो गया। तो सडन फेलियर हो गया बिल्कुल। कोई नहीं, वापस से बनाएंगे स्ट्रक्चर को, सडन फेलियर हुआ है तो। अंडर रीइंफोर्स मतलब सिंगली रीइंफोर्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये किसने बोल दिया अंडर रीइंफोर्स मतलब सिंगली रीइंफोर्स? बेटा अंडर रीइंफोर्स क्या होता है उसके लिए पीछे पूरा लेक्चर लिया हुआ है, उसको अटेंड करो। अंडर रीइंफोर्स क्या होता है इसके लिए पूरा लेक्चर लिया हुआ है पीछे, उसको अटेंड करो, समझ में आ जाएगा। अंडर रीइंफोर्स का मतलब वो होता है कि आपने इतना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया कि फेलियर पे हमारे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन 0.0035 है और स्टील के अंदर स्ट्रेन इट इज मोर देन 0.002 प्लस 0.87 FI बाई ES। डिटेल में सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ पे आके बोल रहे हैं सर अंडर रीइंफोर्स ही सिंगली रीइंफोर्स होता है। तो अंडर रीइंफोर्स का मतलब बता रखा है। सिंगली रीइंफोर्स का मतलब होता है कि आपने स्टील न्यूट्रल एक्सिस के बस एक ही साइड पे दी है, इसको हम बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। मिनिमम स्टील ऑल्सो हेल्प्स अगेंस्ट श्रिंकेज स्ट्रेसेस, अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ श्रिंकेज। हाँ अच्छा, मैक्सिमम स्टील के ऊपर कंडीशन क्यों लगा रखी है? मैक्सिमम स्टील के ऊपर कंडीशन लगा रखी है, रीजन बीइंग व्हाट?
मैक्सिमम स्टील के ऊपर कंडीशन लगा रखी है टू अवॉइड द प्रॉब्लम इन कॉम्पैक्शन। अगर आप स्टील ज्यादा दे दोगे तो कॉम्पैक्शन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, so this condition is imposed to avoid the compaction। तो अगर स्टील ज्यादा आ जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी कॉम्पैक्शन के अंदर। सो टू अवॉइड प्रॉब्लम इन कॉम्पैक्शन, प्रॉब्लम इन कॉम्पैक्शन, एक लिमिट के नीचे भी स्टील तो ब्रिटल फेलियर, एक लिमिट के नीचे भी स्टील देंगे तो भी ब्रिटल फेलियर क्यों होगा? कहां हो रहा है ब्रिटल फेलियर भाई? एक लिमिट के नीचे स्टील दे दिया फिर तो आपका सेक्शन ओवर इन्फोर्स हो गया ना, कंक्रीट फेल कर जाएगी आपकी, कंक्रीट विल फेल। कॉम्पैक्शन, कंजक्शन नहीं है, कॉम्पैक्शन है। चलो, तो ये 6 स्टेप आपको अडॉप्ट करने हैं सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन को डिजाइन करने के लिए। दीज आर दी 6 स्टेप्स टू बी अडॉप्टेड टू डिजाइन अ सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन। सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन का मतलब है कि आपने स्टील बस न्यूट्रल एक्सिस की एक साइड पे दिया हुआ है, कहां पर? टेंशन साइड पे। सो बिकॉज ऑफ द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है, कंक्रीट क्रश कर जाएगा। तो आज सफिशिएंट डिस्कशन कर लिए, बाकी अब कल कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। चलिए, थैंक यू एवरीवन।